दोस्तों आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन फंडामेंटल टू कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिटेल से जान चुका था। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। जैसे में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं माउस का यहाँ पर आप कर्सर है, तो यहाँ पर जब इसे ड्रैग हम कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम ड्रैग कर रहे हैं तो यह हमारे माउस के द्वारा दिशा निर्देश हमारे सॉफ्टवेयर को जा रहा है और सॉफ्टवेयर इसे समझ रहा है। फिर इसे समझने के बाद हमें हार्डवेयर के रूप में डिस्प्ले पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ ये सॉफ्टवेयर ही निर्देश दिया कि इसे क्या करना है और उसे कैसे करना है। ठीक है, इस बारे में बात हो गई। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं, किसी कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 को बताना है, वैसे तो पूछता नहीं है। तो यहाँ पर आपको चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं। तो यहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे जिसके बिना कंप्यूटर काम न करे, इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही होता है। और हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए हमें यही जो हमारा पीडीएफ ओपन है, इसे हम सेव करना चाहते हैं तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही सेव होगा। कोई फाइल डिलीट करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। यह किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एमएक्स प्लेयर है तो इससे आप वीडियो देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं। एमएस वर्ड है तो इससे वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेल है तो स्प्रेडशीट बना सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं या फिर किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हम देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है विंडो है, एमएस डॉस है, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हमारे पास एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, फ़ोटो एडिटिंग ऐप जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा, ये सभी वीडियो एडिटिंग ऐप जैसे फिल्मोरा हो गया और भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की दक्षता और गति को बढ़ाते हैं। तो जैसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ये सभी है आपके कंप्यूटर की फाइल को सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है ट्रांसलेटर।
ट्रांसलेटर क्या करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग है, यह एक सोर्स कोड में लिखा होता है। सोर्स कोड जो हमारा है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। लो लेवल लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमारा कंप्यूटर जो है, यह लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है। यहाँ पर जो हमारा विंडो यूनिक्स लिनक्स है, ये अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। तो कंप्यूटर इसे समझ नहीं पाता है, तो इसे समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर का प्रयोग करना पड़ता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, इस सोर्स कोड को लिखे गए सोर्स कोड को यह है मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो ट्रांसलेटर के बारे में जानेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा लो लेवल लैंग्वेज एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो इन दोनों लैंग्वेज को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेगा। अब जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया। फोर्ट्रॉन जो है पहला हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। बेसिक हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं और ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं ट्रांसलेटर के बारे में। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो हमारा ये विंडो यूनिक्स लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी सोर्स कोड में लिखे होंगे, जो भी कोड में लिखे होंगे इसे सिर्फ मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। तो ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांसलेटर मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है असेंबलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। तो हमारे यहाँ पर जो कंपाइलर होता है ना, ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है और ये सबसे बेस्ट भी होता है, क्योंकि जितने भी आपके प्रोग्राम लिखे गए हैं सभी को वह बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, एक साथ बदलेगा। असेंबलर जो है यह सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज में बदलेगा और यह इसका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, यह सिर्फ एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। तो यहाँ से आपने देखा, तो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी लैंग्वेज में बदल देगा, असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में बदलेगा, इंटरप्रेटर सिर्फ एक बारे में सिर्फ एक लाइन को बदलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर। तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं, इसके बारे में तो बता ही दिए हैं, अब जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पर या फिर इस तरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कर सकते हैं, यह यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी होती है जो एक साथ जोड़ता है। यह डेटा के आदान प्रदान में सहायक होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है। पहला है MS DOS, इसके बारे में पढ़ेंगे। MS विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन टिक मार देना है और ये भी याद रखना है कि MS DOS, MS विंडो, यूनिक्स, ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह क्लोज सोर्स है, यानी कि इसे खरीदना पड़ता है। जबकि लिनक्स, यहाँ पर लिनक्स रहेगा, कर लिखा गया है। लिनक्स हमारा जो है यह ओपन सोर्स है, इसे कोई भी फ्री में यूज कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण देखे। अब इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं।
तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो MS DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। MS DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह 1981 में लॉन्च हुआ था और यह सिर्फ TUI या फिर CUI पर कार्य करता था, यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पर ही काम करता था। यानी कि इसके द्वारा सिर्फ आप कोई कमांड दे सकते थे लेटर के जरिए, ठीक है, ABCD इस तरीके से। इसमें सिर्फ करेक्टर ही आपको करेक्टर से ही कंप्यूटर को निर्देश देना होता है। इसमें माउस काम नहीं करता है। यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे वीडियो, ऑडियो और फोटो, ये सभी इसमें सपोर्ट नहीं करता था जो हमारा MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक बार में ही एक विंडो खुलती थी। इसमें जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक बार में एक विंडो खुलती थी। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमारा मोबाइल ही है, यहाँ पर अगर हम इस प्रकार करें तो अलग अलग विंडो को खोल सकते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो साइड में चला गया, फिर हम यहाँ पर कोई और भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में जाना। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कर दें तो यहाँ पर देखिए 2 विंडो एक साथ ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि यह एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। इसमें माउस कार्य नहीं करता था, तो इसके बारे में भी मैंने बताया, इसमें माउस कार्य नहीं करता था। तो चलिए हम इससे बड़ा कर लेते हैं अब आपको। इसके बाद हम जान लेते हैं MS विंडो के बारे में। हम लोगों ने MS DOS के बारे में डिटेल्स जान लिया। सिर्फ इतना ही भाग आपको याद रखना है जो भी मैंने आपको पीछे बताया। MS DOS का फुल फॉर्म में कब लॉन्च हुआ था और किस पर काम करता है, और इसके कुछ फीचर जैसे मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करता है। अब इसके बाद चलिए जानते हैं MS विंडो के बारे में। यह GUI पर कार्य करता था, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिक्स भी लगे हुए हैं, जैसे ID वीडियो फोटो इसमें काम करते हैं। और पहली बार जो विंडो की घोषणा 1983 में हुई थी, घोषणा हुई थी, और पहली बार विंडो 1985 में आया था, जबकि MS DOS ही देखिए 1981 में आया था, ठीक है। तो 2 साल बाद का ही अंतर है। इसके बाद MS विंडो आना शुरू हो गया। 1983 में घोषणा हुई थी और 1985 में आ गया। फिर 1985 में विंडो 1.0 आया। जो विंडो 1.0 आया, इसमें क्या क्या था? इसमें कैलकुलेटर था, कैलेंडर था, MS पेंट था, वर्ड प्रोसेसर था। बस इतना ही फीचर था विंडो 1 में। फिर 1987 में विंडो 2.0 आया, 2 साल की गैप में। इसमें जो स्क्रीन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का ऑप्शन आ गया। जैसे जब यहाँ पर कंप्यूटर देखेंगे तो यहाँ पर 3 बटन होता है। एक होता है मिनिमाइज का, एक होता है रिस्टोर, जहाँ पर आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, और एक होता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए। इस प्रकार से 3 बटन आपको दिखाई देते हैं। तो उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर विंडो 2 में स्क्रीन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन आया था। इसमें जो है इसे छोड़ देते हैं, ये वीडियो ग्राफिक एरिया का यूज हुआ। फिर 1990 में हमारा विंडो 3.0 आया, जो कि GUI कंप्लीट था, यानी कि इसमें जो है ना ग्राफिक यूजर इंटरफेस पूरा आ गया। ऑडियो वीडियो जो भी था सभी को सपोर्ट करता था। इसके बाद 1952 में हमारा विंडो 3.1 आ गया। 3.1 हमारा जो है 1
MB रैम और 15 MB हार्ड डिस्क के साथ आया था 1992 में। इसके ऊपर जो भी आपके विंडो आए थे उसमें रैम और हार्ड डिस्क नहीं था। फिर 1995 विंडो 95 आया। फिर 1996 में विंडो ई आया, मतलब इबेंडेड CE आया, इबेंडेड कम्पैक्ट। तो विंडो 1996 विंडो CE आया, बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर 1998 विंडो 19.8 आया। फिर 2000 में विंडो 2000 आया और विंडो 2000 और विंडो ME आया, जिसका फुल फॉर्म है मिलियन एडिशन। ठीक है। और इसमें जो विंडो ME है इसमें ही इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, यानी कि इसके द्वारा आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर सकते थे, ढूंढ सकते थे ब्राउज़र के द्वारा। अब इसके बाद 2001 आया। 2001 में विंडो XP आया, विंडो एक्सपीरियंस। फिर 2006 में हमारा विंडो विस्टा आया। ये सपोर्ट करता था एंटीवायरस से, मतलब आपको वायरस से बचा सकता है। फिर 2007 में विंडो 7 आया, जो कि अभी चल रहा है। इसके बाद विंडो 2007 के बाद 2012 में विंडो आया। यहाँ पर विंडो 7 है तो 2007 में बस 7 कॉमन है। इस प्रकार 2012 में विंडो 8 आया। फिर यहाँ पर ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा विंडो नहीं है, तो विंडो 9 नहीं आया था। फिर 2015 में सीधा विंडो 10 आ गया। यह जो विंडो 10 है यह है विंडो 7 और विंडो 8 से मिलकर बना है। और विंडो भी क्लोज सोर्स है, यानी इसे खरीदना पड़ता है। अब चलिए जान लेते हैं हम सॉफ्टवेयर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने MS-DOS, विंडोज़, इन सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। तो अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। यह 1969 में बेल लैब में डेनिस रिच ने बनाया था। जो हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी लैंग्वेज बनाया था, और सी लैंग्वेज के जनक भी डेनिस रिच ही हैं। ठीक है, इसे भी याद रखना है। यह 1969 में बेल लैब ने डेनिस रिच ने बनाया था। यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यह फ्री में नहीं मिलता है, इसे खरीदना पड़ता है। और यह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इससे बहुत ही तेज़ चलता है, जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल का है, इससे भी फास्ट है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हाई सिक्योरिटी होती है। हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कोई डाटा को लीक नहीं कर सकता है। और जो हमारे यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कर्नल। कर्नल क्या करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेल होता है, ये सेल है जो भी कंप्यूटर कमांड दी गई है उसे इंटरप्रेट करता है और यूजर तथा कर्नल के बीच इंटरफेस का काम करता है। और हमारा जो प्रोग्राम होता है यह बाकी कार्य को करता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है, हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है कर्नल, सेल, प्रोग्राम। अब चलिए हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो इससे ही हमारा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, जैसे सोलरिस है, यह भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बना है। लिनक्स है, यह भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बना है। मैक ओएस है जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी यूनिक्स से ही बना है। फिर फ्री BSD यह भी है। ओपन BNSD है।
ये भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बना है। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है लोएबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। ठीक है, तो याद रखना है जो भी फुल फॉर्म इसका है। और इसमें जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिर्फ ये फ्री मिलेगा। 1991 में बना। आप हमने वहाँ पर पढ़ा था कि MS विंडो जो है, MS डायस जो है 1981 में बना था। 10 साल बाद का अंतर है। 1991 में बना लिनक्स। यह सिर्फ कर्नल बेस है, इसमें जो है सेल और प्रोग्राम नहीं होते हैं, जो कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर पढ़ा था। और लिनक्स के बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, कोई अबंटू है, एंड्रॉयड है। और यहाँ एंड्रॉयड जो हमारा ये यूज़ हो रहा है मोबाइल में आज यूज होता है, इसमें एंड्रॉयड है। फेडवेयर ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड के बारे में देख लेते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंड्रॉयड हमारा जो है 1907 में लॉन्च हुआ था, बेल्टा वर्जन में लॉन्च हुआ था। गूगल द्वारा बनाया गया है। इसके कुछ वर्जन है, जैसे कैप बोल सकते हैं, आइसक्रीम सैंडविच, ओरियस पाई, फिर इक्लेयर, फिर जेली बीन, डोनट, किटकैट, जिंगर ब्रेड, लॉलीपॉप। ये क्या है? ये सभी जो है हमारे एंड्रॉयड के वर्जन है। इसके बाद वर्तमान में एंड्रॉयड 12 चल रहा है। तो एप्पल में जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ टर्म के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बग क्या होता है। बग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली एरर होती है। एरर या गलती को ही बग बोलते हैं। और डीबगिंग क्या होता है? एरर को ढूंढकर उसमें सुधार करना डीबगिंग कहलाता है। पैच क्या होता है? पैच जो सॉफ्टवेयर एरर ढूंढकर सुधार करते हैं, सुधार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सॉफ्टवेयर एरर ढूंढकर उसमें सुधार करते हैं, उस सुधार करने के लिए इस्तेमाल हो। जो भी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एरर को ढूंढते हैं उसे पैच बोल देते हैं। और इनइंस्टॉल और अनइंस्टॉल के बारे में देख लेते हैं। इनइंस्टॉल क्या है? किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना इनइंस्टॉल कहलाता है। और अनइंस्टॉल वाला क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से रिमूव कर देता है। अब इसके बाद हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी नहीं जाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिटेल्स जान लिया। जान लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। हम वहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उसको उदाहरण है याद रखना है। हम इसके बारे में आगे एक चैप्टर रही है MS वर्ड, MS ऑफिस, इस सभी के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले वायरस क्या होता है हमें यह समझना है। तो कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी कि अपने कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकती हैं। यह यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर में संकलित कर सकता है। आपसे अनुमति नहीं लेगा और आपके डाटा को चोरी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यह मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। जैसे आपने अपने मोबाइल में कोई हार्ड डिस्क लगाया, फिर पेन ड्राइव लगाया, या फिर इंटरनेट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ से भी आ सकता है, अपने सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है। और वहाँ पर वायरस घुस जाएगा तो आपके फाइल को डिलीट कर सकता है, डाटा को चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये USB द्वारा भी आ सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में आ सकता है। जो भी सिस्टम चला रहे हैं CD से आ सकता है, कम्पैक्ट डिस्क, और इसके बाद DVD से भी आ सकता है। वायरस हार्डवेयर के नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाता है। ये नहीं है कि आपका हार्डवेयर जैसे मॉनिटर है उसमें जो है उसको
फोड़ सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही आपको सॉफ्टवेयर को भी नुकसान पहुंचाता है। वायरस का पूरा नाम वर्चुअल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज है, ठीक है। वायरस का पूरा नाम आपको याद करना है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, बस इतना ही। वायरस का आविष्कार भाई किसने किया था? तो वायरस का आविष्कार जो है 2 लोगों ने किया था। पहला है फ्रेड कोहेन, दूसरा है वान न्यूमैन। इन दोनों ने मिलकर ही वायरस का आविष्कार किया था। तो कुछ वायरस निम्नलिखित हैं। पहला है कीपर वायरस के बारे में देख लेते हैं। कीपर वायरस ये सबसे पहले खोजा गया वायरस है। ये 1971 में रेटा मिल्सन ने बनाया। यह ARPANET कंपनी है, उन्होंने ही खोजा था इसे। और दूसरा वायरस है माइकल एंजिलो, हमारा माइडोम, कोलंबस, जेरूसलम, सीब्रेन, कनपिकर, अन्ना कुन्निस्कोवा, आई लव यू, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे वायरस हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वायरस अपनी कॉपी स्वयं बना लेता है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से अनंत हो सकते हैं। एग्जाम्पल में ये जो वायरस लिखे हैं ये वायरस हैं और ये अपनी कॉपी स्वयं बना लेते हैं। पहला है मालवेयर, दूसरा है वार्म, तीसरा है साइवेयर। ये जो हमारे वायरस हैं ये अपनी कॉपी स्वयं बना लेते हैं, बाकी नहीं बना पाते हैं। और वायरस जो अपना कॉपी स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ एंटीवायरस के बारे में देख लेते हैं। एंटीवायरस जो है वायरस से हमसे बचाने के लिए हमसे बचाते हैं। वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है। कुछ एंटीवायरस निम्नलिखित हैं। पहला है मैकफ्री, हमारा जो यहाँ पर मैक नहीं पढ़ा जाएगा, MC एफ्री, ये जो क्या है एंटीवायरस है। एवेजी, कैस्परस्काई, एवास्ट, बीट डिफेंडर, फिर इसके बारे में बताया तो एवेजी, नॉर्टन, 360 सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर, ये सभी क्या है? ये सभी एंटीवायरस के उदाहरण है। यह क्या करती है? हमारे होने वाले वायरस से कंप्यूटर को होने वाले वायरस से संक्रमित से बचाने के लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है और वायरस से हमें बचाते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हमारा TCS है। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टिंग सर्विस। इसके बारे में हमें जाना, कैट के बारे में मैंने चैप्टर 1 में ही जाना था। और सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर को जोड़ना हमारा फर्मवेयर कहलाता है। और बड़ी फाइलों को कम जगह में रखना, सेव करना फाइल कंप्रेशन कहलाता है, ठीक है। बड़ी फाइल को कम जगह में रखना फाइल कंप्रेशन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा हुआ सॉफ्टवेयर चैप्टर कंप्लीट। तो अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं मेमोरी के बारे में डिटेल जानेंगे। फिर इसके बाद जो भी आगे का चैप्टर उसको भी कवर करेंगे। तो हमारे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए।